नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके जान लेते हैं। और दोस्तों आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने डिफेंस अपडेट्स की तरफ। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के लिए एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। और भारतीय सेना लंबे समय से इंतजार कर रही है कि उन्हें इस तरीके के एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट मिले। दरअसल हवा में ईंधन भरने के लिए ईंधन भरने वाले विमान बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इन विमानों को कभी इन फ्लाइट रिफिलिंग या फिर एयर टू एयर रिफिलिंग कहा जाता है। और ये टैंकर मल्टीप्लायर माने जाते हैं क्योंकि वे सामरिक रूप से लाभ देते हैं और इससे वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें एक तरह से ताकत मिल जाती है। हवा में रिफिलिंग भरने से उनकी कॉम्बैट रेंज और बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक ऑपरेशनल रह सकते हैं। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एरियल ईंधन भरने से विमान को जितना समय जमीन पर उतरने, फिर ईंधन भरने और फिर टेक ऑफ करने में लगता है वो कम हो जाता है और इससे समय बचता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स इजरायली फ्यूल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ रूसी मूल के 6 इलिशन EL-78 टैंकरों का इस्तेमाल करती है और इसके अलावा EL-76 परिवहन विमान पर आधारित है। हालांकि यहाँ पर रूसी प्रणाली खराब नहीं है क्योंकि भारत ऑलरेडी रूस के 60 से 70% हथियारों को आयात करता है। लेकिन आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 2006 में 6 रिफ्यूलर्स के लिए एक टेंडर जारी किया था और 2 दावेदार इस प्रतियोगिता में आए थे, जिसमें एयरबस A330 MRTT यानी कि मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और इल्यूशन 78 थे। भारतीय वायुसेना ने A330 MRTT का चयन किया। 2010 तक सरकार ने उच्च लागत का हवाला देते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन 2012 में फिर से टेंडर निकाला गया और 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने फिर से A330 MRTT को चयन किया, लेकिन 2016 में ये टेंडर समाप्त कर दिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक नया प्रयास फिर 2018 में किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने इल्यूशन, एयरबस और बोइंग को RFI भेजा। साथ ही विमान की जो आवश्यकता थी, खासकर की नई आवश्यकता थी कि वो 2 इंजनों की थी और इस दौड़ में इल्यूशन को बाहर कर दिया गया। एयरबस और बोइंग ने A330 MRTT और KC-46 पेगासस के लिए RFI का जवाब भेजा। A330 MRT में फ्लाइंग वायर बूम सिस्टम, विंग माउंटेन प्रोब एंड ड्रोग और सेंटर लाइन ड्रोग शामिल है। साथ ही इसमें कार्गो के लिए अतिरिक्त 45 टन के साथ 111 टन का ट्रांसफरेबल फ्यूल लोड भी है। आपको बता दें कि इसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और नाटो देश इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बोइंग का KC-46 पेगासस भी A330 MRTT की तरह फ्लाई बाय वायर बूम सिस्टम, विंग माउंटेन प्रोब एंड ड्रोग और सेंटर लाइन ड्रोग है, लेकिन इसमें 96 टन की हस्तांतरणीय यानी कि ट्रांसफरेबल ईंधन क्षमता है और ये 29 टन का भार उठा सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना A330 MRTT पर जा सकती है और ये भारतीय वायुसेना के लिए सबसे उपलब्ध और अच्छा टैंकर विमान है। दोस्तों भारतीय वायुसेना को अगर अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इसके लिए भारतीय वायुसेना को जरूरी है A330 MRTT को खरीदना। हालांकि खबर ये भी आई है कि भारतीय वायुसेना लागत को घटाने के लिए इन टैंकरों को खरीदने के बजाय पट्टे पर ले सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। जैसे कि अभी हाल ही में डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि DRDO एक लाइट टैंक विकसित करने का विचार कर रहा है और इसके लिए करीबन 18 महीने का उसको वक्त लग सकता है। लद्दाख में तनाव को देखते हुए भारतीय सेना लगातार लाइट टैंक्स की मांग कर रही है और दोस्तों ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि लाइट टैंक्स, क्योंकि उनकी युद्ध क्षमता बहुत तेज होती है रादर देन एक हैवी टैंक की तुलना में, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी एक फुर्तीला और मल्टी रोड ZTQ-105 है जिसे टाइप 15 के नाम से जाना जाता है और इसका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में 150 पुराने T-72 टैंकों की सिर्फ 3 रेजिमेंट तैनात की है। 42 टन भारी वजन के साथ T-72 मैदानी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। पहाड़ की सड़कों पर ये काफी धीमा होता है और अपनी भारी बंदूक और सीमित ऊंचाई की वजह से ये T-72 टैंक हिल टॉप्स और घाटियों को लक्ष्य नहीं बना सकता है। अभी हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड से एक खबर आई है कि DRDO ने 18 महीने के अंदर स्वदेशी लाइट टैंक विकसित करने के 2 विकल्प तैयार किए हैं। इन दोनों में DRDO के अर्जुन टैंक को विकसित करते समय टैंक को और ज्यादा लाइट बनाना शामिल है, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां पहले से ही शामिल है, जो कि ऑलरेडी K9 वज्र ऑटोमेटिक गन प्रणाली का निर्माण कर रही है। पहले विकल्प में उच्च ऊंचाई के लिए अनुकूलित 1000 हॉर्स पावर के MTU इंजन द्वारा संचालित K9 वज्र के टरेट पर 109 mm की कॉकरिल गन को फिट करना है, जिससे इसका वजन 34 से 35 टन हो सकता है। DRDO के सूत्रों ने कहा है कि ये हाइब्रिड टैंक 18 महीने के भीतर उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि K9 वज्र के हल और MTU इंजन को एज इट इज रखते हुए T90S की गन टरेट को उसमें लगाना और 38 टन के टैंक को उत्पादित करना है।
लार्सन एंड टूब्रो दक्षिण कोरिया के साथ लाइसेंस के तहत K9 वज्र को असेंबल कर है और अगले साल तक अपने मौजूदा ऑर्डर वो दे सकता है। K9 वज्र चेसिस को भारतीय लाइट टैंक के आधार पर बनाना है। DRDO को भरोसा है कि इनमें से कोई भी हाइब्रिड टैंक जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खरीद सकता है, हम उसके लिए बेहतर विकल्प होंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा एक और ऑप्शन है भारतीय सेना के पास, वो है रशियन स्प्रेट SDM-1 टैंक। ये टैंक काफी विध्वंसक है लेकिन पुरानी तकनीक पर आधारित है और किसी अन्य देश ने इसे नहीं खरीदा है, क्योंकि रूसी सेना केवल 24 स्प्रेट टैंक का इस्तेमाल करती है और इनका नियमित उत्पादन उन्होंने नहीं किया है, जिससे डिलीवरी की शुरुआत का कार्यक्रम करना मुश्किल भी हो सकता है और इसके लिए भारत को रूस के साथ पुर्जो ओवरहॉलिंग और भविष्य के अपग्रेडेशन के लिए संपर्क भी करना होगा। DRDO ने पहले हल्के टैंक विकसित करने का प्रयास किया है, लेकिन सेना की ओर से कोई भी वास्तविक समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। वहीं बात करें अगर चीन की, तो चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित PLA के नए ZQ-105 लाइट टैंक 2016 में जुहाई एयर शो के दौरान दिखाए गए थे। ZTQ-105 में 105 मिलीमीटर की राइफल्ड गन है जो कि 3 किलोमीटर के रेंज में टैंकों को समाप्त कर सकती है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर कर सकती है, जिनकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर तक है। यानी कि अब भारतीय सेना के पास विकल्प भी मौजूद है और खरीद भी मौजूद है। इसके लिए DRDO अब ये सोच रहा है कि हम या तो स्वदेशी रूप से इसको विकसित करेंगे, नहीं तो हमें रशिया से इस तरीके के जो लाइट टैंक है स्प्रेट उन्हें खरीदना पड़ेगा। बहरहाल अभी भी यहाँ पर एक पेच बना हुआ है जिसका समाधान जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि चीन इस वक्त सर पर बैठा हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल को लेकर आ रही है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ नेपाल लगातार तनावपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की सरकार ने पश्चिमी चंपारण के साथ भारत नेपाल सीमा पर जो विवादित स्थान है वहाँ पर एक हेलीपैड बनाने का विचार किया है। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित हेलीपैड जिला मुख्यालय बेतिया से 80 किलोमीटर दूर पश्चिम में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास मौजूद है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास जानकारी है कि नेपाल नरसाही गांव में हेलीपैड बनाने की योजना कर रहा है, जिससे भारत नेपाल के संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण में हो सकते हैं। इसके लिए नेपाल ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपने मुख्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा बिहार के साथ करीबन 800 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। चीन की सबसे सीक्रेट यूनिट 61398 साइबर जासूसी के लिए जानी जाती है। सीक्रेट यूनिट ने भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें देश की संवेदनशील जानकारी को साइबर जासूसी के जरिए चीन जुटाने में लगा है। केंद्रीय सुरक्षा में तैनात अधिकारी के अनुसार PLA की यूनिट 6139, जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है, वे ये कार्य कर रही हैं। यूनिट 6139 के जरिए चीन दुनिया भर की साइबर स्पेस और जियो लोकेशन इंटेलिजेंस जैसी जानकारी लंबे समय से जुटाने में लगा हुआ है। भारत के खिलाफ भी ये यूनिट काफी सक्रिय देखी जा रही है, जिसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का बयान आया है। उसने कहा है कि करगिल युद्ध में वो शामिल हुआ था। आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने कहा कि 1999 में करगिल युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर से मिले 1,75,000 पाउंड के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। शोएब ने पाकिस्तान के समाचार चैनल में कहा कि लोग शायद इस बारे में जानते होंगे, जब करगिल युद्ध हुआ तो मैंने दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। अख्तर ने कहा कि मैं लाहौर के बाहरी सीमा में था और एक जनरल ने मुझे पूछा कि युद्ध शुरू होने वाला है और हम लोगों को एक साथ ही मरना होगा। शोएब अख्तर ने बयान दिया कि मैंने जब काउंटी क्रिकेट को 2 बार छोड़ा तो लोग हैरान हो गए। साथ ही उसने कहा कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि कोई बात नहीं, क्रिकेट की काउंटी छूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कश्मीर से अपने दोस्तों को फोन किया और कहा कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अख्तर ने बार बार कहा कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। हालांकि दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से शोएब अख्तर ने ये बात मान ली है कि वो करगिल युद्ध में शामिल हुआ था और इस वजह से उसने क्रिकेट के दोनों ऑफरों को ठुकरा दिया था, जो कि काफी बड़े थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर भारत के खिलाफ कितनी आग भरी हुई है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल की सरकार लगातार विवादों में घिरती चली जा रही है और चीन से उसके संबंध जितने नजदीक हो रहे हैं उतना ही भारत विरोधी अभियान उनके देशों में शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ओली सरकार ने भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण को नेपाल में रोक दिया था, लेकिन अब बैकफुट पर आते हुए ये ओली अब दोबारा से भारतीय चैनलों को शुरू करने की बात कह रहा है। नेपाल के डिश होम मैनेजिंग के डायरेक्टर ने कहा कि भारत के सभी न्यूज चैनलों को दोबारा से वहां पे दिखाई जाने की अनुमति मिल गई है। ओली सरकार ने 9 जुलाई को दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था और तर्क दिया था कि भारतीय न्यूज चैनल केपी शर्मा ओली के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। अब यही ओली बैकफुट पर आकर और अपने आप को आरोपों में घिरा देखकर दोबारा से भारतीय न्यूज चैनलों को ऑन करने की इसने बात कह दी है।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो J-20 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। आखिरकार चीन ने मान लिया कि उसका J-20 अमेरिका के F-35 की कॉपी है। चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के डिजाइनर ने कहा कि J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 की कॉपी है, न कि रूस के स्टेल्थ फाइटर की। ऐसा माना जा रहा है कि अब चीन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार अमेरिका से बढ़ रहे तनाव के बीच चीन की सैन्य विमान निर्माता कंपनियां एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले फाइटर जेट को बनाने की होड़ में जुटी है। इनमें सबसे पहली सरकारी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जो कि अपने J-20 के संशोधित संस्करण पर काम कर रही है। वहीं दूसरी सरकारी कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जो कि FC-31 जेट को बना रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि उनका विमान अमेरिकी एयर कॉम्बैट और जेट डिजाइनिंग के सिद्धांत पर आधारित है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका का डिजाइन ही उन्होंने लिया है और ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम अपने मॉडिफाइड J-20 को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी एयरक्राफ्ट FC-31 रूस की पुरानी डिजाइन पर आधारित है। अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल विमान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ी तिब्बत क्षेत्र में चीन के साथ किसी हवाई संघर्ष की स्थिति में भारत को राफेल विमानों से सामरिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस बेड़े का उपयोग करने के अपने लाभ हैं। ये दुश्मन की हवाई रक्षा को नष्ट कर सकता है और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को निष्प्रभावी कर देगा। बालाकोट हमले में अहम भूमिका निभाने वाले धनोआ ने कहा कि S-400 मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल जेट विमान भारतीय वायुसेना को पूरे क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त देगा और भारत के विरोधी उसके खिलाफ युद्ध करने से पहले 2 बार सोचेंगे। धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान के मामले में S-400 और राफेल का मकसद पाकिस्तानी विमान पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर हमला करना है, न कि जबकि वे भारतीय क्षेत्र के अंदर आए। धनोआ ने कहा कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक खूबियों से लैस राफेल तिब्बत के पहाड़ियों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है और भारतीय युद्धक विमानों के दुश्मन के हवाई क्षेत्र में अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनके एंटर करने से पहले उन्हें भ्रमित कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को मिल रहे राफेल विमान फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विमानों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है, क्योंकि भारत ने लेह जैसी विशेष परिस्थितियों में परिचालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।